हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यूर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड एंड इग्नाइटेड फॉर टुडेस सेशन। गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। प्यार से हम इसे फॉरेक्स कहेंगे। तो गाइस, फॉरेक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। तो एक बार क्विकली इसके कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइजेशंस के थ्रू डिस्कस करते हैं साथ में। भाई, विल बी डूइंग लॉट मेनी क्वेश्चंस इन एवरी क्लास। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में ही काफी सारे सवाल रख रखे हैं, तो हमने बुक में भी अच्छे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट्स डीपली और एज वेल एज एनिमेटेड तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग इसको जो है साथ के साथ देखेंगे। एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ओके गाइस, सो सबसे पहली चीज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में देखो भाई, हर कंट्री की अपनी करेंसी है। इतनी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है जी, 200 प्लस कंट्रीज, और उन सब कंट्रीज की अपनी करेंसीज हैं। अब आप कहेंगे यार, हर कंट्री की अपनी करेंसी है, तो यार हमारी करेंसी कहां गई? इंडियन करेंसी कहां गई? ऐसा कैसे हो गया? फॉरेन एक्सचेंज, वेयर इज इंडियन करेंसी? लो जी, इंडियन करेंसी ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तो कहने का मतलब, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, हर कंट्री की अपनी करेंसी है, हमारी कंट्री की अपनी करेंसी है, ठीक है जी। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एवरी कंट्री हैज एवरी इट्स ओन डिफरेंट करेंसी, पेपर मनी। अब जमाना तो देखो बदला है ओवर दीज इयर्स, ओवर द पास्ट डिकेड्स। भाई, लेट्स नॉट टॉक अबाउट टू बैक, मतलब बहुत पुरानी बातें नहीं बात करते कि भाई बार्टर सिस्टम था। भाई कोई बंदा जो है राइस उगाता था और उसको जो है दूध चाहिए था, तो फिर वो बार्टर कर लेते थे। फिर उसके बाद गोल्ड सिस्टम शुरू हुआ कि भाई गोल्ड को जो है मेजर ऑफ एक्सचेंज लिया गया, फिर सिल्वर कॉइन्स, फिर ब्रोंज कॉइन्स एंड सो ऑन, फिर उसके बाद पेपर मनी आया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुद्दे की बात पे आते हैं। आज के जमाने में देखो भाई, ऐसा है, टुडे the things have undergone a lot of change। बीच में गोल्ड स्टैंडर्ड भी आया था। ये सारी चीजें जो हैं हमारे कोर्स में थियोरेटिकली नहीं रखी गई, तो हम लोग उसकी गहराइयों में विल नॉट गो इन दैट डीप। विल टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो, आज के सिनेरियो के हिसाब से बात करते हैं। तो पहली चीज क्या है, ये जो अगर हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हमें दूसरी करेंसी की जरूरत पड़ती क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? क्यों? तो बहुत सारे कारण होते हैं। वन बाय वन जरा जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो देखो भाई, आप सब लोग घूमी घूमी करने जाना चाहोगे बाहर, है जी। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड फॉर घूमी घूमी, है ना जी। कहने का मतलब ट्रैवल अब्रॉड। तो लेट अस सी, घूमने जाते हैं तो क्या इंटेंशन होती है, क्या चीज हो सकता है? हियर वी गो। अपन बैंकॉक जा रेला है मसाज कराने के लिए। ओके गाइस, सो फाइनली आप घूमी घूमी करने अगर बाहर जाते हैं जी, मसाज करानी अगर थाईलैंड से, तो थाई बाट चाहिए ना। तो थाई बाट चाहिए, तो थाई बाट, थाईलैंड इज नॉट आवर कंट्री। भाई इंडिया जैसे हम लोग यहाँ की बात करते हैं, तो हमारी तो इंडियन रुपीस है। तो उसके लिए हमें ये दूसरी करेंसी चाहिए होगी। तो ट्रैवल अब्रॉड के लिए आपको चाहिए होगा, अगर आपको वहां पे मसाज करानी है तो वहां थाई बाट आपको देने पड़ेंगे। एनी हाउ, दूसरा और किस लिए चाहिए हो सकता है भाई? दूसरा इसलिए चाहिए हो सकता है कि भाई you might have to go abroad for medical treatment abroad। medical treatment abroad का जरा विजुअलाइजेशन देखते हैं। Here we go। टन टना टन 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 तारा, चलती है कानों से पारा। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे।
बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अपुन अपने दिल का इलाज कराने बाहर जाएगा। मैडम, अपुन के दिल का इलाज करना जरा। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। ओके गाइस, सो अल्टीमेटली जो बाहर इलाज कराने जा रहे हैं, दिल का इलाज या जैसे मर्जी इलाज कराने जा रहे हैं, तो जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की करेंसी चाहिए होगी। तो दूसरी रीजन ये हो गया। ओके, तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन ये हो सकता है आपको बाहर पढ़ाई करने जाना है भाई। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड टू स्टडी तो जाओ भाई, कौन रोक रहा है? अपुन फॉरेन जा रेला है पढ़ाई करने के लिए। सो गाइस, बाहर अगर पढ़ने जाना है तो उसके लिए भी आपको जो है उस कंट्री की करेंसी चाहिए जिस कंट्री में आपने पढ़ने जाना है। देन इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द मेजर रीजन, दैट इज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड। हियर वी गो। सो गाइस, हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा आ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, बट स्टिल अब जो है पोजीशन थोड़ी इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है जी, नाउ द पोजीशन इज इंप्रूविंग ओवर द लास्ट 1 डिकेड अप्रोक्सीमेटली से थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। एंड देन बिजनेस एक्सपैंड करने के तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए होगा। फाइनेंस तो फॉरेन फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो है फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। के अभी अपुन के पास एक टैक्सी है और मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पर अपुन को उसके लिए रोकड़े की जरूरत होगी। अपुन ने बैंक से बात की थी लोन के लिए, पर वो 15% पे लोन दे रहा है। अरे भाई, तुम बैंक ऑफ अमेरिका से लोन ले लो, वो तुम्हें 4% पे लोन दे देंगे, वो भी डॉलर में। अरे वाह, इससे ले डाला तो लाइफ जिंगा डाला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। सो गाइज, हम लोग इससे रिलेटेड भी कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, थियरी भी देखेंगे, एज वेल एज प्रैक्टिकल भी देखेंगे। लोन्स जो है, फॉरेन लोन्स कैसे लिए जाते हैं, लोन ऑप्शंस हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे कि भाई अपनी होम करेंसी में लोन ले लें, फॉरेन करेंसी में लोन ले लें। एज वेल एज हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, इससे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग रेजिंग कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड, GDR इशू कर सकते हैं, या FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, या IDRs इशू कर सकते हैं, तो उससे फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जो है आगे देखेंगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं। एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन है, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी तो है। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, बाहर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। कहने का मतलब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी देश में आती है, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉरेन मर्जर्स एंड एक्विजिशन आज की डेट में भाई हमारी इंडियन कंपनीज बहुत सारी, भाई टाटा ने कोरस को एक्वायर किया, या हिंडाल्को ने जो है नोवेलिस को एक्वायर किया। लॉट मेनी कंपनीज जो है फॉरेन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इवन जो है दे आर गोइंग इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, जैसे कि टाटा का स्टारबक्स के साथ अलायंस हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज भी की जा सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स।
नेक्स्ट, तो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल। इसी के बाद जस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि भाई हम लोग अगर फॉरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फॉरेन बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका वैसे मैं आप लोगों को पहले भी जो है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करा चुका हूं, तो एक बार जल्दी से इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। फॉरेन अगर बॉन्ड्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गाइज उस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा, विल बी इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री, उस कंट्री की करेंसी में हम लोग अपनी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करेंगे उस कंट्री की करेंसी में और उधर इन्वेस्ट करेंगे, वहां से कुछ रिटर्न आएगी तो उस कंट्री की करेंसी में आएगी, फिर हम उसको अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमारी होम करेंसी में कितनी रिटर्न आती है, तो वो हमें दो तरह की रिटर्न निकालनी पड़ सकती है। एक जो रिटर्न है दूसरी करेंसी में, दूसरी रिटर्न कन्वर्टेड इनटू आवर ओन करेंसी। तो एक बार पहले इसके कॉन्सेप्ट जरा मैं आप लोगों को पीछे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर से लिंक करते हुए थोड़ा सा जो है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हम फॉरेन बॉन्ड्स या फॉरेन डिबेंचर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें किस तरीके से रिटर्न जो है आप लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, एक बार क्विकली कॉन्सेप्ट पॉकेट बुक से रिवाइज करते हैं। Here we go. Okay guys, so सबसे पहली चीज कंपटीशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इंटरनेशनल बॉन्ड। अगर आपने इंटरनेशनल बॉन्ड को खरीदा और उसको बेचना है तो फिर एज द केस में भी उसमें रिटर्न किस तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो आपका सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, दिस इज योर कैपिटल गेन। देन इसमें रेवेन्यू रिटर्न आपका इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट अमाउंट जो है और ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे अपने कॉस्ट प्राइस से, तो ये आप रिटर्न निकाल सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, बड़ी सिंपल सी बात, आपने जो है बॉन्ड लेट्स से $100 का खरीद के $105 का बेचा, तो 105 माइनस 100 तो 5 का तो कैपिटल गेन हो गया। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन्हें $5 का ही जो है साथ में इंटरेस्ट मिला, तो उस हिसाब से $100 की इन्वेस्टमेंट पे कितनी रिटर्न हो गई, हम कहते हैं भाई हमें रिटर्न आ गई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज 10%, तो 10% रिटर्न आ गई जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये फॉरेन करेंसी में है। अब हमारा इंडियन इन्वेस्टर है, उसने अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करी है, अब जब इन्वेस्टमेंट करी थी उस टाइम पे $1 का रेट लेट्स टेक एन एग्जांपल ₹80 था, तो 80 रुपीज के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो ये 8000 हो गया। कैसे? 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 8000, तो अकॉर्डिंगली 8000 की इन्वेस्टमेंट करी थी। ग्रेट। अच्छा, जब रेमिट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 80 रुपीज का रेट था, जब वापस लेके आ रहे हैं तो उस टाइम पे 82 का रेट है, 82 का रेट है तो 82 मल्टीप्लाइड बाय 105, इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। हियर वी गो। सो अकॉर्डिंगली हम लोग कहेंगे 105 मल्टीप्लाइड बाय 82 इज इक्वल टू 8610 रुपीज, 8610 आप ले लोगे, रुपीज 8610 माइनस 8000, साथ में जो है इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे, $5 को कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 82 कर देंगे, तो 82 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू रुपीज 410, ये प्लस कर देंगे, तो 410 प्लस 8610 माइनस 8000 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 8000। अगर आप निकालोगे तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी 12.75%, दिस इज 12.75%। तो ये आपके इस तरीके से रिटर्न आ जाएगी, और इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में कर रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी बुक का पहला सवाल मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, हियर वी गो। तो सबसे पहले गाइस, इसने हमें क्या कहा है, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड जस्ट बिफोर ईयर ऑफ मैच्योरिटी $10,000 था। तो $10,000 जो था अभी जस्ट एक साल पहले था, तो इसे आप प्राइस एट द बिगिनिंग कह सकते हो, $10,000 था। ओके, और अब जो है बॉन्ड रिडम्पशन वैल्यू हो गई है 10,500, तो $10,500 हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा अगेंस्ट 10,000, ठीक है, प्लस फिर कहता है इंटरेस्ट $700 आ रहा है, $700। ग्रेट, तो टोटल मिला के $1,200 की रिटर्न आएगी $10,000 के अगेंस्ट। तो आपकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट
अगर आपने निकालनी है, उसने कहा रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकालो, रेट ऑफ रिटर्न निकालो, उसने ये तो बोला नहीं डॉलर में निकालो, उसने ये तो बोला नहीं रुपीस में निकालो, तो उस केस में जो भी है होम करेंसी में निकालो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं भैया 500 प्लस 700 1200 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 12%। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा नंबर, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं यार अगर डॉलर अप्रिशिएट्स बाय 2% ड्यूरिंग द सेट पीरियड, तो उस केस में ये जो है ना, दिस एंड दिस विल बी रिसीव्ड एट 102%। तो उस हिसाब से आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से निकाला जा सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो है ये तो डॉलर के रिगार्ड में है, ये होम करेंसी के रिगार्ड में अगर आपने निकालनी होगी, तो होम करेंसी के रिगार्ड में कैसे निकालोगे, डॉलर 10,500 के साथ में $700 एक ही साथ ले लेता हूं, प्लस डॉलर 700, ठीक है, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.02 और फिर माइनस कर देते हैं इसमें से $10,000 डिवाइड बाय $10,000। तो ये होम करेंसी के रिगार्ड में जो है आपकी रिटर्न आ जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो दिस इज 11,200 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 1.02 इज इक्वल टू माइनस $10,000, ठीक है जी, डिवाइड बाय $10,000 इज इक्वल टू 14.24%। या फिर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 1.12 जो रिटर्न आ गई भाई, आज का ₹1.112 तो डॉलर के हिसाब से हो गया, इंटू 1.02, डॉलर इतना अप्रिशिएट कर गया, -1। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1.12 इंटू 1.02 ऑब्वियसली -1 इज इक्वल टू 14.24%। तो जिन्हें समझ में आ गया बल्ले है, जिन्हें नहीं आ जाओ थल्ले, या रिपीट करूंगा लेकिन इस बार लिखवाते हुए। आइए लिख के करेंगे ये सवाल। हियर वी गो। सो गाइस, सबसे पहली चीज आपने क्या कहनी है, आपने कहना है इस क्वेश्चन में उसने मुझे ये बताया नहीं है कि भैया ये जो है कहाँ का इन्वेस्टर है। उसने मेरे को सिर्फ ये बोला है कि भैया प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो है जस्ट बिफोर मेच्योरिटी $10,000 का रिडम्पशन वैल्यू इतना है, और उसने रिटर्न निकालने को बोली है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर यूएस इन्वेस्टर का है तो यूएस इन्वेस्टर के लिए क्या रिटर्न होगी, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न फॉर यूएस इन्वेस्टर, रेट ऑफ रिटर्न फॉर यूएस इन्वेस्टर कैसे निकलेगी, देखो दोस्तों, इस तरीके से निकलेगी। हियर वी गो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट in dollars sale proceeds or price at end of year, ठीक है जी, ऑब्वियसली इन डॉलर, माइनस कॉस्ट प्राइस और प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इन डॉलर, और फिर प्लस इंटरेस्ट इनकम in dollar divide by cost price or price at the beginning of year in dollar. So guys, this of course is coming to how much? This is $10,500 minus $10,000 plus $700, obviously divided by $10,000. So the answer is 0.12 or 12%, whatever you may say.
ये तो आपने डॉलर में रिटर्न निकाल दी, रिटर्न फॉर ऑफ अ यूएस इन्वेस्टर। दूसरा नंबर, रिटर्न फॉर अ नॉन यूएस इन्वेस्टर। ये कैसे निकालोगे? ये ऐसे निकालोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन हिज होम करेंसी sale proceeds in dollar plus interest income in dollar considering appreciation in value of dollar। ठीक है जी, अगेंस्ट द अदर करेंसी या होम करेंसी। ऑफ इन्वेस्टर। माइनस कॉस्ट प्राइस in dollar डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इन डॉलर। एक तो तरीका ये है, कैसे? ये देखो, ऐसे कर सकते हो, डॉलर 10,500 प्लस डॉलर 700, इसको कंसिडरिंग इन एप्रिसिएशन 1.02 को कंसिडर करते हुए माइनस डॉलर 10,000 डिवाइड बाय डॉलर 10,000। So this of course is equal to, okay guys, 11,200 multiplied by 1.02 is equal to, इसमें से minus 10,000 obviously divide by 10,000 is equal to 14.24%। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज, इसी को ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हो, 1 plus return on investment in dollar into 1 plus appreciation of dollar। Obviously minus 1। So you will say 1.12, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, into 1.02, ये हमने देख लिया है, minus 1 is equal to again 14.24%। and that finishes off this question। अब बढ़ते हैं आगे। okay guys, so next fundamental, next concept डिस्कस करते हैं, exchange rate। what is meant by exchange rate? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के थ्रू, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैनर में आइए देखते हैं। here we go। अपने को पैसा चाहिए, डॉलर यूरो पाउंड चाहिए, क्रेडिट नहीं कैश चाहिए। अपने को पैसा चाहिए, डॉलर यूरो पाउंड चाहिए, क्रेडिट नहीं कैश चाहिए। ओके गाइस, एक्सचेंज रेट का फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हर कंट्री का अपना जो है मैप है, हर कंट्री की अपनी पेपर मनी या करेंसी है। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज एंड डिफरेंट करेंसीज हैव डिफरेंट वैल्यूज। अब सिंपल सी बात है कि एक कंट्री एक्सपोर्ट करती है अपने यहां से और दूसरी कंट्री में इंपोर्ट होता है। टेक एन एग्जांपल, यूके से एक्सपोर्ट हुआ, इंडिया में इंपोर्ट हुआ, अब इंडिया से पेमेंट करनी है, तो अल्टीमेटली देयर इज अ नीड कि भाई यहां से अब होम करेंसी इंडियन रुपीज अगर पे करेंगे और वहां से अगर उनको पाउंड पे करने हैं, तो देयर इज अ नीड फॉर करेंसी कन्वर्जन कि भाई ये ग्लोबल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स
को जानने के लिए हमें समझने की जरूरत है कि भाई कैसे, भाई हाउ मेनी पाउंड्स फॉर 1 रुपी या हाउ मेनी रुपीज फॉर 1 पाउंड कैसे डिटरमाइन करें। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, देखो आपने शायद सुना होगा सौदा खरा खरा, इश्क का सौदा खरा खरा। तो एक्सचेंज रेट अगर मैं कहता हूं दिल लेना दिल देना है सौदा खरा खरा, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, टेक एन एग्जांपल, एक दिल दिया, टेक माय हार्ट, के खुरापाती गाल रहा, ले ले मेरा दिल, एंड टेक माय हार्ट जो है, कटरीना प्लीज नो ऑफेंस टू विकी कौशल और सलमान खान, ठीक है जी। यहां सीधा सीधा सौदा खरा खरा है, एक दिल दिया एक दिल लिया। लेकिन अब अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, टेक रुपीज एंड टेक पाउंड अगर बात कर रही है, तो इन दिस केस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्सचेंज रेट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज। देखो भाई, एक दिल दिया एक दिल लिया है जी, सौदा खरा खरा, लेकिन दिल लेना दिल देना नहीं हो रहा है, यहां पर करेंसी देना करेंसी लेना हो रहा है। तो एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज इज द प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी। कितनी करेंसी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं 1 पाउंड इज इक्वल टू 110 रुपीज, तो ये जो है ये एक्सचेंज रेट पाउंड और रुपीस के अगेंस्ट है। या $1 इज इक्वल टू लेट्स से 86 रुपीस, तो ये अपने आप में क्या है, ये दिस इज एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीस। तो एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी के अगेंस्ट, दैट इज एक्सचेंज रेट। तो अब अल्टीमेटली हम लोगों को, जैसे मैं एक बड़ा बेसिक सा सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से $2 100 के, 100 रुपए दो, $2 लो, तो मतलब $1 50 हो गया। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, $2 के अगेंस्ट 1 पाउंड, $2 के अगेंस्ट 1 पाउंड, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू $2, या फिर 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपए। ये अपने आप में क्या है गाइस, एक्सचेंज रेट है। ये एक्सचेंज रेट है एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी के अगेंस्ट है। तो अगर मैं कह रहा हूं भाई 20 पाउंड इज इक्वल टू लेट्स से 2000 रुपए का नोट लगा दिया, दिल पे नहीं लेना, तो हम लोग अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स नहीं देख रहे। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि एक्सचेंज रेट्स कोट किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है, देखो ऐसा जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनएविटेबली आपको एक्सपेक्ट किया जाता है। ये इनिशियल फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस के बाद फिर हम लोग जो है एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन ये बेसिक समझने के लिए हमें जरूरी है कि एक्सचेंज रेट कोट कैसे किए जाते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कोटेशंस। मैं किस तरीके से आप लोगों को कोटेशंस पढ़ना सिखा रहा हूं, हाउ कोटेशंस विल बी गिवन एंड हाउ यू विल बी इंटरप्रेटिंग देम। आओ जरा देखते हैं। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नाउ बिफोर आई डील विद दिस क्वेश्चन, शुरुआत करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। गाइस ऐसा है, कोटेशन ना लिखने का तरीका जो है वो कुछ इस तरीके से है। कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं लेट्स से $1 इज इक्वल टू ₹86, अब इसको मैं कितनी तरीके से लिख सकता हूं? बहुत तरीके से लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट लाइक दिस, ₹86 per dollar. I can write it like this, $1 per ₹86, $1. I can write it like this, $1 per dollar is equal to 86। इसकी इंटरप्रिटेशन होती है बाय 1, कुछ नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड बाय 1 है, बट ऑब्वियस सी बात है रुपीज पर डॉलर, ये यही चीज है, सारा एक ही चीज है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 86। अगेन इसको इंटरप्रिटेशन है बाय 1, तो रुपीज 86 बाय 1। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 86। आप अगर देखेंगे यहां पर देखो रुपीज ऊपर आ रहा है, यहां रुपीज ऊपर आ रहा है, यहां पर भी रुपीज ऊपर आ रहा है, डॉलर नीचे है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं ऐसे कहूं रुपीज पर डॉलर या रुपीज पर डॉलर या रुपीज पर डॉलर, ये सब एक ही चीज है।
इज इक्वल टू 86। ये सारा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये सेम चीज ही अलग अलग तरीके से लिख दी गई है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, इज इक्वल टू 86, वन एंड द सेम थिंग। ओके गाइस, तो $1 is equal to rupees 86 is can be written as rupees per 86, rupees 86 per dollar, dollar per rupees 86, rupees per dollar is equal to rupees per dollar। ये सब एक ही चीज है, एवरीथिंग इज द सेम। ऐसे भी कह सकता हूं डॉलर पर रुपीज, ये मैंने लिख दिया था ऊपर, ठीक है, फिर तो हो गया। ठीक है, बस आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि भाई अक्सर जो है बैंक्स जो है दो रेट्स कोट करते हैं। एक होता है उनका बिड रेट या बाय रेट, बिड या बाय, जिस रेट पे वो करेंसी बाय करते हैं, बिड करते हैं, या फिर आस्क या सेल रेट। वो अभी क्वेश्चंस में देखेंगे, अगर दो कोड्स दिए होंगे तो दैट इज बिड रेट, बाय रेट। बैंक जो है बाय करता है करेंसी और फिर सेल करता है करेंसी, उसमें फिर वो अपना प्रॉफिट कमाता है। एज द केस में वो बाद में वी विल बी स्टडिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर, बट पहले एक बार शुरुआत से एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं ना $0 0.0120 पर रुपी वन, तो इसको किस तरीके से है, दिस इज नथिंग बट ₹1 इज इक्वल टू $0 0.0120, डन। ओके, then rupees 90 per euro 1 is nothing but euro 1 is equal to rupees 90. Third, rupees 55 per Singapore dollar 1 is equal to rupees 55. रुपीस पर पाउंड 104। अब यहां दो रेट्स दिए हुए, पहला रेट बिड रेट या बाय रेट है बैंक का, या आस्क रेट या सेल रेट है बैंक का। तो रुपीस 104 का एक पाउंड, पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपीस 104। बैंक के पास अगर आप जाते हो, एक एक्सपोर्टर जाता है, एक पाउंड देता है, तो एक पाउंड देके उसे बैंक से 104 रुपीस मिल जाएगा। और बैंक को अगर ये जाके 105 रुपए देगा कोई इंपोर्टर, तो उसे एक पाउंड बैंक देगा। इट विल आस्क फॉर 105। व्हेन इट बाइज इट पेज, इट बिड्स एट 104 एंड इट आस्क्स 105। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, रुपीस पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 35, तो अगेन ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 इज इक्वल टू रुपीस 35। अब ये देखना, ये कैनेडियन डॉलर ऊपर आ रहा है, ये कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर है, तो दिस इज कैनेडियन डॉलर 1.1 इज इक्वल टू $1। ये कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर है, जैसे ये रुपीस पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। ये obviously बात है, you'll have to review this again and then obviously you'll practice lot many questions। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एक बार के लिए है। इस तरह का कोई सवाल आपको एग्जाम में नहीं आने वाला। एग्जाम में तो ये सीधा कोट्स दिए होंगे, आपको उसके आगे का कॉन्सेप्ट होगा। ये तो बेसिक है बिल्कुल कि कोटेशन दी कैसे हो सकती है। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज डॉलर पर पाउंड, तो डॉलर 1.5 पर पाउंड 1 हो गया। ये पाउंड 1 इज इक्वल टू डॉलर 1.5। अच्छा, हांगकांग डॉलर पर INR, इंडियन रुपीस 12.30, तो हांगकांग डॉलर 1 इज इक्वल टू इंडियन रुपीस 12.30। देन रुपी पर पाउंड इज इक्वल टू, अब ये देखना, ये 78.8550 और ये 9650, ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। ये 78 कॉमन है, इसके आगे के ये 4 डेसिमल्स हैं, ये 4 डेसिमल्स सिर्फ आगे कंटिन्यूएशन में अगर 78 ही आगे, तो 78 फिर से ना लिखने के की जगह जो है क्या कर दिया जाता है, सीधा ये 79650। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, बिड रेट तो हो गया पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपीस 78.8550, ये तो बिड रेट हो गया। और आस्क रेट या सेल रेट अगर देखेंगे गाइस, तो वो होगा पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपीस 78 कॉमन हो गया 0.9650। Once again, you are seeing it for the first time, so this is something new for you, okay, but आगे चल के you will be used to it। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है। ये 4 डेसिमल्स तक जो है कोटेशन देते हैं बैंक्स हमारे इंडिया में, अगर बात करें एज वेल एज इंटरनेशनली भी जो है 4 डेसिमल्स तक एक्सचेंज रेट्स जनरली कोट किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सवालों में आपको अगर 2 डेसिमल दिए हो तो 2 डेसिमल से कर देंगे हम लोग सवाल सॉल्व, अगर 4 डेसिमल होगा तो 4 डेसिमल तक कर देंगे। ठीक है, और ये इसका जो है 9650 ये जो लिखा गया है, ये इसके आगे का 78 कॉमन है, उसके आगे का ये 4 डेसिमल्स जो है
की जगह 9650 लिख दिया। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। जीबीपी, अब ये सीएचएफ ऊपर आ रहा है, कॉन्फेडरो हेल्वेटिका फ्रैंक, ठीक है जी। ये जो है ये फ्रैंक जो है या स्विस फ्रैंक जिसे आप कह सकते हैं, स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी को सीएचएफ कहते हैं। ये जो है गाइस ये अब ऊपर आ रहा है, सीएचएफ 2.5850 इज जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1 इज इक्वल टू सीएचएफ या कॉन्फेडरो हेल्वेटिका फ्रैंक या स्विस फ्रैंक भी कह सकते हो। अब ये आगे जो है 2.5881 इन्होंने पूरा कंटिन्यूएशन में दे दिया, बढ़िया है। तो दिस इज बिड रेट ऑफ द बैंक, दिस इज आस्क रेट ऑफ द बैंक। Okay, so this is CHF 2.5850, this is ask rate 2.5881. Then ये again rupees ऊपर है, so this is rupees 102.6 and rupees, अब ये आगे के 2 डेसिमल दिए हुए हैं तो उसको 70 बस उसने कह दिया 102.70, this is ask rate, this one was bid rate, pound 1 is equal to बिड रेट रुपीज 102.6 ये रहा एंड आस्क रेट 102.7। ऐसे करके आप इसे कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ये नॉर्मल चीज है, अभी आप लोगों को पहली बार देखने में लग रहा होगा, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज एक बार इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बतानी है बिटवीन द टू करेंसीज इन ईच केस। ये आपको कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन में तो ये दिए हुए होंगे और आगे सवाल बोलेगा अच्छा यार मेरे को जो है फॉरवर्ड रेट निकाल के बता, हेजिंग करूं या ना करूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मैं आगे की बातें नहीं बोलना चाहता, तो प्लीज आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। प्लीज लेट अस स्टार्ट राइटिंग। हियर वी गो, फर्स्ट पार्ट। अगेन आपको क्वेश्चन में दिया यूएस डॉलर, ये आ गया रुपीज 1 इज इक्वल टू यूएस डॉलर 0.0125। पहली बात हो गई। सेकंड नंबर देखते हैं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं यूरो 1 इज इक्वल टू रुपीज 90, ऐसे लिखा जा सकता है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर ये 120 है, सॉरी 120 है, 120 है, वो मैंने आगे के किसी क्वेश्चन का देख लिया था, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फिर इसके बाद जो है ये हो गया। थर्ड नंबर इज सिंगापुर डॉलर 1 इज इक्वल टू रुपीज 55। सिंपल है, तो रुपीज 55 पर सिंगापुर डॉलर दिया हुआ था। फोर्थ नंबर इज आपको दिया हुआ है रुपीज 104 105, तो पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपीज 104। ये आप ब्रैकेट में इसके नीचे लिखना चाहें लिख सकते हैं, बिड रेट है। एंड रुपीज 105 ये आस्क रेट हो गया, ठीक है। सिंपल, इसके आगे कोई डेसिमल्स नहीं दिए हुए, तो ये सिंपल पूरा 104 रुपए 105 रुपए पूरे पूरे दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ नंबर आता है आपका, हियर वी गो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 इज इक्वल टू रुपीज 35। रुपीज ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हैं रुपीज जो है ये ऊपर आ रहा है रुपीज पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 35। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये सिक्स नंबर इज यूएस डॉलर 1 इज इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 1.1। तो आप देख सकते हैं अगेन ये कैनेडियन डॉलर है गाइस, कैनेडियन डॉलर ऊपर दिया हुआ है, ये बैकस्लैश है, ठीक है जी। तो ये कैनेडियन डॉलर ऊपर है, तो कैनेडियन डॉलर 1.1 पर यूएस डॉलर 1, ऐसा करके आपने लिख देना है। दिस इज सिक्स्थ। लेट्स डील विथ सेवेंथ। सेवेंथ इज सिंपल, पाउंड 1 इज इक्वल टू डॉलर 1.5। अब यहां आप देख सकते हैं डॉलर ऊपर आ रहा है, ये डॉलर ऊपर है, पाउंड नीचे है, तो डॉलर पर पाउंड, डॉलर 1.5 पर पाउंड ये आपको दिया है। लेट्स राइट एट्थ का आंसर, हांगकांग डॉलर 1 इज इक्वल टू इंडियन रुपीज 12.30।
तो जिस तरीके से लिखता ना, अगर वो INR लिखेगा तो अपन लोग भी INR लिख देंगे, अगर वो इंडियन रुपीस का सिंबल लगाएगा तो वो कर देंगे, हांगकांग डॉलर का साइन लगाएगा तो वो डॉलर का साइन लगा देंगे, डी लिखेगा तो अपने को जैसे बोलेगा क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या कर लिया है, दिस इज 8th, लेट्स डील विद 9th। सो गाइस 9th इज, अब यहां पर जो है रुपी पर पाउंड का एक्सचेंज रेट जो दिया हुआ है, दो कोट्स दिए हुए हैं, तो आप इसे कहोगे पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपीज कितना, 78.8550। ये क्या है गाइस, ये हमारा बिड रेट है, एंड देन 78 कॉमन हो गया, 0.9650, ये आस्क रेट हो गया। दिस इज आस्क रेट। ओके गाइस, नेक्स्ट 9th के बाद फिर 10th की बारी आती है। सो गाइस अब CHF ऊपर आया हुआ है, CHF 2.5850, 2.5881 जो भी है, तो ये इस तरीके से जो है GBP1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1 इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो CHF या स्विस फ्रैंक जो है 2.5850, ये अगेन दिस इज बिड रेट, एंड देन उसके बाद 2.5881 इज ऑफ कोर्स आस्क रेट। बैंक हमेशा दो कोट्स देता है, ये भी हम लोग इस चीज को, कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखने भी वाले हैं। देन कम्स 11th, ये रुपीस पर पाउंड है, बैक स्लैश क्या हुआ, तो पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपीस कितना, 102.60, ये अगेन दिस इज बिड रेट, एंड 70 है तो ये दिस इज 102.70 इज आस्क रेट। वंस अगेन इस तरह का सवाल आपके ऑब्वियसली एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये आगे के क्वेश्चंस में जस्ट कोटेशन इस तरीके से दी हुई होगी, एंड यू विल जस्ट अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट कि कोटेशन का मतलब क्या है, उसको कैसे रीड और इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंडामेंटल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैं ले रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड, हियर वी गो। ओके गाइस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, दिस इज अ थियोरेटिकल एरिया, नॉलेज होनी चाहिए आपको इस बारे में। देखिए सिंपल फंडामेंटल है कि जैसे मैंने आपको एक तरफ 2000 का नोट दिखा दिया, दिल पे मत लेना, 2000 का नोट दिखाया हुआ तो है जी, और दूसरी तरफ जो है 20 पाउंड दिखाया हुआ, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हो कि एक पाउंड जो है 100 रुपए का राउंड फिगर का हिसाब किताब आप लोगों को दिखाया हुआ है इस केस में भी। नेक्स्ट, तो एक तो क्या चीज होता है कि भाई एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होते हैं, एक भाई 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज या $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। वैसे तो चलो ठीक है, 80 से भी ऊपर है, 100 से भी ऊपर है, बट स्टिल मैं कहता हूं ये कैसा है, ये किस वजह से ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई देयर आर न्यूमरस रीजंस। रीजन नंबर 1 इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो गाइस, एक कंट्री जैसे हमारे इंडिया से बोलते हैं, इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है, उनका वो बैलेंस्ड है या नहीं है। इफ द इंपोर्ट्स आर मोर, देन वी आर डिमांडिंग द फॉरेन करेंसी मोर। जैसे इंडिया और चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत खराब है, इंडिया इंपोर्ट्स अ लॉट फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट्स क्वाइट लेस टू चाइना। तो उस हिसाब से चाइनीज युआन जो है, चाइनीज जो करेंसी है, वो हमारी INR इंडियन रुपीस के अगेंस्ट स्ट्रांग होती रहती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वंस अगेन बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट को, मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फंडामेंटल देखना। वंस अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, इंपोर्ट हम लोग इंडिया में ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम लोग कंपैरेटिवली, आप देखो ना, मोटे मोटे जो है बोरे आ रहे हैं हमारे यहाँ, और छोटे छोटे जो है पोटली वहां जा रही है ऐसे केस में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो टेक एन एग्जांपल। अभी मैं कहता हूं चाइनीज युआन 1 इज इक्वल टू, लेट्स से एन एग्जांपल, ₹10, लेट्स से। अब अगर इस तरह का चलता रहेगा कि भैया इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं, तो होगा क्या, चाइनीज युआन की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, हमारी इंडियन रुपीस की डिमांड जो है कम होगी। तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी इंडियन रुपीस जो है वो वीक होगी, इट विल बिकम वीक अगेंस्ट इट्स ट्रेड पार्टनर। तो यहां पर जो है जो चाइनीज युआन है 1,
₹10 का था, अब ₹10 से भी ऊपर चला जाएगा, ये इंडियन रुपीस वीक हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट बिकम्स ₹12, ₹2 और लग गया। कहने का मतलब क्या है, हमारे अगर कंट्री में चाइना से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और वहां एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो हमारी करेंसी जो है वीक होगी अगेंस्ट द चाइनीज युआन। इसी तरीके से अगर लेट मी टॉक अबाउट इंडिया और नेपाल का अगर एग्जांपल देखता हूं, हम एक्सपोर्ट अगर ज्यादा करें इंडिया से, ठीक है, और इंपोर्ट जो है नेपाल से हम लोग कम करें, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उस केस में हमारा ₹1, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी ₹1 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू नेपाली ₹1, ₹1, इधर का ₹1 वहां का ₹1। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा करते रहेंगे तो हमारे इंडियन रुपीस की जो है डिमांड ज्यादा होगी, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, ₹1 जो हमारा वाला ₹1 है वो वहां के एक नेपाली ₹1 से ज्यादा हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल एक और नेपाली रुपया हो गया, ₹2 हो गया, जस्ट लाइक दैट, एक एग्जांपल दे दिया। तो हम क्या कहते हैं, इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, होम करेंसी विल बिकम स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने आपको बोला नेपाल के केस में कि भाई इट बिकम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द ट्रेडिंग पार्टनर। इसी तरीके से चाइना के पर्सपेक्टिव से इंडिया को अगर कंपेयर करेंगे तो चाइना की होम करेंसी जो वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग मोर। बट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करें, तो इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, देन इन दैट केस होम करेंसी जो है वो हमारी वीक होती जाएगी। जैसा अभी हमने देखा, चाइनीज युआन स्ट्रांग हो रहा है और हमारे इंडियन रुपीस जो है वो वीक होता जा रहा है अगेंस्ट द ट्रेडिंग पार्टनर। देन नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है, देखो, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, दूसरा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ देखो ऐसा है, एक कंट्री की इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है। जिस भी कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा रेट से ग्रो होगी, अब टेक एन एग्जांपल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, आप कैसे पैरामीटर्स लेते हो भाई, आप पर कैपिटा इनकम देखते हो, आप एनपीएफसी, जीडीपी एटसेट्रा, ये वाले पैरामीटर्स देखते हो, ठीक है ना। और जो है आपके ये जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, नेशनल इनकम फैक्टर्स, या इस केस में भी जो है हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, हमारा क्या आउटपुट निकल रहा है, नेशनल आउटपुट कितना निकल रहा है, एंड सो ऑन। अगर हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम एटसेट्रा, ये सारी चीजें अगर ज्यादा होंगी देन द ट्रेडिंग पार्टनर, देन इन दैट केस हमारी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और अगर उनकी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जैसे चाइनीज युआन जो है इट इज ग्रोइंग क्वाइट फास्टर, तो उनकी करेंसी जो है हमारी करेंसी के अगेंस्ट इस वजह से स्ट्रांग होती जा रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है, एज द इकोनॉमी शोइंग, जिसकी भी फास्टर ग्रोथ होगी इट विल परफॉर्म बेटर एंड हेंस उसकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, रिलेटिव ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जीडीपी, फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट, या पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें जो है कंसिडरेशन में रखी जा सकती है। वंस अगेन, पहला नंबर भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड, हम इंपोर्ट अगर ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अगर कम कर रहे हैं, तो हमारी करेंसी वीक होगी। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, जिसके भी अगेंस्ट एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से अगर कम है, तो हमारी एक्सचेंज रेट जो हमारी करेंसी जो है वो वीक होगी, एज द केस में भी। और नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेट हो रहा है जी, ओए होए, हमारे देश का, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट लेट्स से 10% है और यूएस का इन्फ्लेशन रेट जो है जी वो कम है, 2% है। तो इन दिस केस अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट की बात करें गाइस, इन्फ्लेशन रेट अगर हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो हमारी परचेजिंग पावर जो है वो डाउन जाती जा रही है। तो हमारे यहाँ पर जो है जो परचेजिंग पावर है वो डाउन जा रही है, और इस वजह से जो है हमारे यहाँ चीजें महंगी ज्यादा हो रही हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल इन दिस रिगार्ड, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। टेक एन एग्जांपल, अभी लेट मी से $1 इज इक्वल टू ₹80 है, ऐसे हालात हैं। और यहाँ का इन्फ्लेशन अगर रुपीस का अगर 10% है, तो आज का जो ₹80 की चीज आ रही है वो एक साल बाद ₹110 की आएगी, इंटू 1.1 आएगी। और जो यहां $1 की आ रही है, वहां का 2% इन्फ्लेशन रेट है, तो 1.02 की आएगी। कहने का मतलब आज से एक साल बाद $1.02 की वो चीज आएगी, जो कि यहां पर इंडिया में ₹88 की आएगी। तो इस हिसाब से अगर मैं $1 की वैल्यू बोलूं आज से एक साल बाद की, ठीक है जी, तो दिस विल बी 88 डिवाइड बाय 1.02। ये आप कैलकुलेट करोगे तो 88 डिवाइड बाय 1.02 इज इक्वल टू समथिंग लाइक 86.27 कर देता हूं, 2 डेसिमल ले लेता हूं, ₹86.27। दिस इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आज से एक साल बाद, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अब बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज गाइस, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, देयर इज अ थ्योरम आप लोगों ने पढ़नी है आगे चल के, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, PPPT, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। ये भी आपने आगे चल के पढ़नी है। रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम का फंडामेंटल मैंने किया, यही चीज का आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखोगे, अभी नहीं, नॉट इनिशियल क्लासेस, थोड़ा ठहर के देखेंगे। अभी तो पहले बेसिक्स देख लें, फिर विल बी कमिंग टू दीज थ्योरम्स एटसेट्रा आल्सो।
तो एनी हाउ, तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बड़ा सिंपल है कि द कंट्री विद हायर इन्फ्लेशन रेट अपने ट्रेडिंग पार्टनर के अगेंस्ट वीक होगा। अभी देखो ना, 80 रुपीज का था, जैसे अगर 80 रुपीज देके अगर $1 मिल रहा था, अब आगे 86.27 एक साल बाद ये वाला होगा। तो उस हिसाब से ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम में जो है आप आगे चल के इसको डिटेल में देखते हो वंस अगेन। तो जो भी जिसका भी इंटरेस्ट, जिसका भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज्यादा है, वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर के अगेंस्ट वीक होगा। ये वाली चीज आप आगे चल के परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम में देखोगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल इज इंटरेस्ट रेट्स। गाइस देखो, अगर हमारे इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 15%, अगर आप टेक एन एग्जांपल, आप बोरिंग करने जाते हो आपको 15% पे मिलता है, लेकिन यूएस में इंटरेस्ट रेट लेट्स से 5% है, तो इंटरेस्ट रेट्स का भी बड़ा इंपैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक आगे थ्योरम पढ़नी हमने, IRPT, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। सेम कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। टेक एन एग्जांपल, आज जो चीज $1 की है भाई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज बोरो या इन्वेस्ट किया, लेट्स से आज का $1 जो है एक साल बाद 1.05 हो जाएगा, और आज का लेट्स टेक एन एग्जांपल 80 रुपीज था स्पॉट रेट, वो इसका इंटू 1.15 हो जाएगा, मींस मैं कहता हूं ₹92 हो जाएगा। ठीक है जी, 92 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आज से एक साल बाद का रेट आप देख सकते हैं विल बी इक्वल टू $1 इज इक्वल टू ₹92 डिवाइड बाय 1.05 which comes to रुपीस कितना, 92 डिवाइड बाय 1.05 is equal to something like 87.62 कह देता हूं, 87.62। तो ये आप लोग मेरे साथ अभी पढ़ोगे एक कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड रेट। तो ये 1 ईयर का फॉरवर्ड रेट थियोरेटिकली इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम से बैंक्स जो हैं कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, IRPT निकालते हो कैसे जो है। आज एक रेट डिसाइड कर लेंगे, आज से एक साल बाद का अगर आपको डॉलर चाहिए, आज अगर रेट फ्रीज कराना चाहते हो तो ठीक है जी, आज जो डॉलर 80 रुपीज का आ रहा है, हम आपको एक साल बाद का आज रेट लॉक कर देंगे 87.62। तो जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जैसे हमारे इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, वो अपने जो दूसरे एक्सचेंज जिसके भी कंपैरिजन में देखा जा रहा है वो वीक होगी, फॉरवर्ड मार्केट में जो है वो वीक होगी या डिस्काउंट पे होगी इन द फॉरवर्ड मार्केट। और यही चीज आप लोगों ने आगे चल के इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम में पढ़ना है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम और इससे एंसिलरी कॉन्सेप्ट्स में हम लोग एक क्लास लगाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, PPPT विद IRPT, मतलब एक क्लास तो एटलीस्ट लेके जाएंगे, ये वाली थ्योरम्स बाद में देखेंगे, अभी नहीं। तो जिसका भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे इंडिया का हमने कहा, तो वो डिस्काउंट पे होगी फॉरवर्ड मार्केट में। हम लोग देखेंगे इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के। वी विल बी स्टडिंग इन इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, अभी नहीं, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट फंडामेंटल कम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री का इंटरवेंशन। देखो यार, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने सेबी का नाम सुना हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सोचो, इमेजिन करो, सेबी क्या है भाई? स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर है। सेबी है कौन? स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। ठीक है, अब बायर्स हैं, सेलर्स हैं, स्टॉक मार्केट में खरीद और बेच रहे हैं, वो रेगुलेट करती है कि कोई मैनिपुलेशंस ना हो। ठीक है, कुछ किसी भी इन्वेस्टर को चीटिंग ना हो किसी के साथ। बायर्स और सेलर्स जो हैं, वो लोग जो हैं उनको बाय और सेल करने देती है, खुद बाइंग और सेलिंग नहीं करती सेबी। लेकिन आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इज हेंस कॉल्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेंस कॉल्ड dirty regulator. This is not the word given by me. This is not the term that I will give to RBI, but it is the term that is given by various economists. Various economists call RBI as the dirty regulator. Why do they call it as a dirty regulator? Fundamental समझते हैं। सोचो, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, एक टीम है, दूसरी टीम है, ये दोनों खेल रहे हैं, और जो बीच में रेफरी है वो गोल कर रहा है। सोचो, ये एक टीम का है, वो दूसरी टीम का, और ये बीच में आके ये खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब डर्टी रेगुलेटर। और टेक एन एग्जांपल, लेट्स से डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, तो हमारा वी नीड फॉरेन करेंसी, अरे ज्यादा चाहिए। तो आरबीआई क्या कहता है? चलो जी, हम मेरे से ले लो, तुम बैंक्स तुम मेरे से लो, और तुम्हें अगर नहीं मिल रहा, जैसे आप लोग पढ़ोगे मेरे साथ, इंटर बैंक मार्केट का फंडामेंटल देखोगे, तो एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, अगर नहीं मिल रहा वहां से, कोई बात नहीं, मेरे से ले लो, कि ये ना हो कि एकदम से डॉलर का रेट जो है बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए या बहुत ज्यादा नीचे चला जाए, ना तो बहुत ज्यादा नुकसान इंपोर्टर्स को, ना बहुत ज्यादा नुकसान एक्सपोर्टर्स को, ऐसा करके। तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर फॉरेन करेंसी की बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो आरबीआई कैन, उसकी मर्जी है,
वो बीच में बाइंग और सेलिंग कर सकता है। वो जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खोल के वो कहेगा अच्छा मैं, लो जी मेरे से ले लो, यू टेक दिस एक्सेस सप्लाई, और उस केस में जो है अगर मतलब सप्लाई कर देगा, और अगर मार्केट में बहुत ज्यादा डॉलर्स आ गए हैं तो बैंक आरबीआई जो बाय कर लेगा फॉरेन करेंसी टू प्रिवेंट फॉल इन द प्राइसेस। तो आरबीआई जो है एंड इज हेंस कॉल्ड डर्टी रेगुलेटर। व्हाई इज इट कॉल्ड डर्टी रेगुलेटर? बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज इट स्टार्ट्स प्लेइंग इन बिटवीन। ये फुटबॉल खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी बीच में आके जहां गोल करना है इधर गोल करना है, इधर गोल कर दूंगा, उधर गोल करना है उधर गोल कर दूंगा। जैसे आप लोग अगर बचपन में कभी क्रिकेट खेलते थे, अगर इंडिया में हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड बीच का बिच्छू, या द प्लेयर हु प्लेज फ्रॉम बोथ द साइड्स। आई विल प्ले फ्रॉम बोथ द साइड, आई विल टेक द बैटिंग फ्रॉम बोथ द साइड, आई विल प्ले फ्रॉम बोथ द साइड, एंड आई विल टेक बैटिंग, एंड व्हेन आई एम नॉट डूइंग बैटिंग आई विल डू विकेट कीपिंग, or else I'll do bowling for any of the parties. What is this? Anyhow, let's not talk about that. Then next is a very interesting concept that is called resource discoveries. देखो imagine करो किसी कंट्री के पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जिसकी स्केर्सिटी हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल की स्केर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन गल्फ कंट्रीज के पास है ऑयल रिजर्व्स, कच्चा तेल उनके पास बहुत है। तो उस हिसाब से क्या कच्चा तेल उनके पास है, तो उस वजह से क्या है उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है। दिनार, जैसे कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है। उनके पास एक ऐसा रिसोर्स है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसकी डिमांड है, लेकिन इनके पास जो है वो अवेलेबल है इन अबंडेंस, बाकियों के पास इतनी नहीं है। तो लोग पीपल इन ऑर्डर टू बाय दैट रिसोर्स फ्रॉम दिस कंट्री, दे विल बाय दिस कंट्रीज करेंसी फर्स्ट, and hence that will appreciate the price of this country's currency. तो once again जैसे मैंने आपको बोला भाई ऑयल है, ऑयल जो है किसी कंट्री के पास है, बाकियों के पास नहीं है। एवरी कंट्री नीड्स भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एयरक्राफ्ट उड़ाने, आपको गाड़ियां चलानी है, चलो बैटरी ऑपरेटेड भी आप लगा लो, लेकिन स्टिल उसके अलावा भी जो है डीजल पेट्रोल कार्स चल रही है ना, सीएनजी कार्स चल रही है ना, इवन एलपीजी कार्स भी चल रही है ना। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वी आर टॉकिंग इफ अ कंट्री हैज अ रिसोर्स scarce in the other countries do not have that resource, in such a case the home currency will be stronger against the other currency. ठीक है, reason is very simple, the demand for that resource, जैसे example I gave you the example oil, तो इस केस में वो increase करेगा demand for the home currency, क्योंकि वो home currency first they'll buy and then they'll buy the this resource, जैसे oil, कच्चा तेल, crude oil, right? तो against the foreign currency. तो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट की पॉलिसीज। यार गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कुछ भी पॉलिसीज ला सकती है, वो उनके अपने ऊपर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहने का मतलब, लेट्स टेक एन एग्जांपल, भाई गवर्नमेंट अपने बजट हर साल लेके आती है। अब लेट्स से किसी कंट्री के पास अगर डेफिसिट फाइनेंस हो, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन प्रिंट मोर मनी। तो दे इफ दे अपनी एग्जिम पॉलिसी कुछ नई ले आए, कुछ लेट्स टेक एन एग्जांपल दे स्टार्ट प्रिंटिंग मनी, मोर मनी एज द केस में भी, तो गवर्नमेंट जो है अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी लेके आएगी तो उसका इंपैक्ट, एफडीआई की पॉलिसी ले आई, एफईआई की पॉलिसी ले आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो इससे जो है इन सब चीजों से जो है, या फिर टेक एन एग्जांपल लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, या जो है हमने कहीं पे कोई रोक टोक लगा दिया, लिबरलाइज कर दिया, तो इन सब चीजों से एफडीआई पॉलिसी, प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज, इन सब से जो है हमारे एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट पड़ता है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिम पॉलिसी, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, द एफडीआई पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ प्रिंटिंग करेंसीज। गवर्नमेंट अगर डेफिसिट फाइनेंस है तो उसको उन्होंने एक्सपेंडिचर्स करने के लिए दे प्रिंट मनी, तो उस केस में क्या होगा भाई, ग्रीक क्राइसिस की तरह हो सकता है कि बहुत ज्यादा करेंसी छाप दी, बस जी चलो, और उसके बाद जो है पे भी नहीं कर पा रहे हैं, बोरिंग्स भी कर रखी है, और बस नोट छापे जा रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली जो है हालत खराब हो जाए। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज this is a very very important fundamental that government क्या पॉलिसी लाती है उसके बेसिस पे भी जो है आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट विद दी अदर कंट्रीज करेंसी होता है। जैसे बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश में जो है वो वहां की तो गवर्नमेंट ही पलट गई। पाकिस्तान का आप देख रहे हैं टाइम एंड अगेन जो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, टाइम एंड अगेन दे आर बिहाइंड बार्स, टाइम एंड अगेन इट हैज हैपेंड इन द पास्ट हिस्ट्री। there is a coup, या there is the prime minister, okay जी आपने गलत किया, चलो इनको अंदर करो, and so on and so forth. Anyhow, let's not go into that. वापस आते हैं, तो those things affect that country's currency. Next comes political conditions of the country. अब देखो यूएस में there are only two parties, Republicans and Democrats. But on the other hand, in India, if we talk about the parties, very nationalized parties, बहुत सारी हैं यार,
और सब पार्टी जो है सारा सारा जो है कुर्सी का खेल चल रहा है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री की होगी, जैसे हमारे यहाँ पे अभी इस टाइम पे 56 इंच का सीना मोदी जी की जो सरकार चल रही है उसके लियो में जो है हमारी स्टिल करेंसी, और मैं कहूंगा ठीक है, नो डाउट्स अबाउट इट भाई, कांग्रेस के टाइम पे भी वीक हुई, इस टाइम पे भी वीक हुई वो, लेकिन स्टिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखें तो भाई हमारी कंट्री की डेवलपमेंट लास्ट 10 इयर्स में जितनी रोड्स बनी है, जितना अदरवाइज जो डेवलपमेंट हुई है, दैट इज रियली कमेंडेबल, रियली good. But yes, all the policies of this government, I will not say they are good. There are certain bad policies also, but there are certain very good policies also. मेक इन इंडिया पॉलिसी इतने अमेजिंग स्टार्टअप्स को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स, देन देयर आर नेगेटिव्स आल्सो, डिपेंड्स। तो पॉलिटिकल कंडीशंस, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे यहाँ जो है अगर अलायंसेस आते रहेंगे और आपस में जो है एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो इन दैट केस जो है हमारी कोई भी जो पॉलिसीज हैं, अभी जैसे 5 साल की गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो पॉलिसीज रहेंगी नहीं, आज हैं कल नहीं है वो पॉलिसीज। तो उस हिसाब से हम क्या करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री सपोर्ट्स द होम करेंसी एंड हेंस द कंट्री जिसकी स्टेबल गवर्नमेंट है उसके दे विल कमांड बेटर प्राइस देन जिनकी अनस्टेबल गवर्नमेंट है। ठीक है जी, जिनकी अनस्टेबल गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में ऑब्वियसली गड़बड़ होगी एज द केस में। ये थियोरेटिकल एरिया था। ये थियोरेटिकल एरिया करने के बाद अब जरा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एरिया। गाइस, फॉरेन एक्सचेंज की हम लोग बात कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, तो एक्सचेंज रेट्स मैंने आपको बताया था एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं। मैं इवन आपकी थोड़ी सी बुक से भी एक्सचेंज रेट्स पढ़वा देता हूं। लेट अस रीड फ्रॉम योर बुक। ओके गाइस, सो मैंने आपको बताया डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज, ऑब्वियस सी बात है, एंड डिफरेंट करेंसीज जो है हैव डिफरेंट वैल्यूज, सिंपल सी बात है। तो देयर इज अ नीड ऑफ रूल ऑफ करेंसी कन्वर्जन, ग्लोबल बिजनेस करना है या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, आपको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, आपको देयर इज अ नीड कि भाई किस तरीके से एक्सचेंज रेट होंगे, रेट ऑफ कन्वर्जन किस तरीके से होगा। जैसे यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹86 अगर ये है, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में अल्टीमेटली कोटिंग बैंक जो है, जो बैंक परचेज भी करता है और सेल भी करता है, वो बिड भी करता है, बाय भी करता है, बिड भी करता है या सेल भी करता है, आस्क करता है एज द केस में भी। तो कोटिंग बैंक जो है अगर बाय करता है तो फॉरेन करेंसी एक्वायर करके अपनी होम करेंसी देता है, एंड वाइस वर्सा। अगर सेल करता है तो वो अक्वायर करता है होम करेंसी, ठीक है। इफ इट सेल्स द फॉरेन करेंसी, तो इट पार्ट्स विद द फॉरेन करेंसी। जैसे कोई इंपोर्टर है, इंपोर्टर आता है, इंपोर्टर आके बोलता है बैंक को, बैंक आई नीड डॉलर, तो बैंक लेट्स टेक एन एग्जांपल आपको ऐसे कोटेशन देता है, $1 इज इक्वल टू रुपीज, लेट्स से, लेट मी गिव यू द प्रॉपर कोट्स, 86-86.5। तो दिस इज कॉल्ड बिड रेट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 86.00.00/50, ऐसे भी लिखा जाता है, लिखने का अलग अंदाज है। एनी हाउ, तो ये जो है ये कोड दिए हुए हैं। तो बैंक जो है अगर बाय कर रहा है तो वो कहता है अगर आप मुझे $1 दोगे तो मैं आपको 86 रुपीज दूंगा। तो अगर कोई एक्सपोर्टर आता है एंड इफ दैट एक्सपोर्टर ब्रिंग्स डॉलर, तो बैंक कीप्स द डॉलर, ठीक है जी, he keeps the dollar, he keeps $1 and pays ₹86. Simple. But on the other hand, in case an importer comes in, ये मैंने लिखा हुआ है importer, तो if in case an importer comes in and he says I need $, तो bank parts with $1, says okay you take $, but give me ₹86.50. Simple. It acquires 86.50. सिंपल फंडामेंटल है। तो ये जो मैंने कोटेशन दिया है ना गाइस, ये जो मैंने रेट दिया है $1 इज इक्वल टू ₹86 and 86.5, दिस इन इंडिया इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट। Let's understand the concept of direct quote with the help of some visualizations, with the help of our PPT. Here we go. Okay guys, so foreign exchange quotes, let's see. The exchange rates can be
between two countries currencies can be given as direct quotes or indirect quotes. First, let's talk about direct quote. Now forget the foreign currency. Let's talk about any commodity. Take an example. I have a pen. You say, boss, sir, भाई ये पेन कैसे दिया? तो मैं कहता हूं one pen for, let's say an example, 500 rupees. So this pen is a commodity. भैया एक पेन कैसे दिया? 500 रुपए. कैलकुलेटर कैसे दिया? वन कैलकुलेटर कैसे दिया? आई से 400 रुपीज. भैया एक सेब कैसे दिया? वन एप्पल. हाउ मच प्राइस फॉर वन एप्पल? आई से ओके, गिव मी 10 रुपीज. देन लेट्स टेक एन एग्जांपल, वन हॉट डॉग, जंक फूड. नो दिस इज हेल्दी फूड, दिस इज जंक फूड. जंक फूड कैसे दिया? 20 रुपीज. बढ़िया जी. So what we are talking about is, this is direct quote. Everybody understands this. So इसी तरीके से if I say $1 is equal to rupees 86 or 86.2, this is a direct quote in India. Why am I saying this is direct in India? Reason being, this is a commodity and this is our home currency. This is a commodity. This is a commodity. Similarly, the foreign currency is a commodity for us. So how many home currencies against one unit of foreign currency? That is direct quote. But on the other hand, if I talk about indirect quote, अगर मैं जाके बोलता हूं भैया 1 रुपए में कितना सेब दोगे? 1 रुपए में कितना सेब दोगे? वो कहेगा एक काम कर, देख ले, छू ले और चला जा 1 रुपया देके. या टेक एन एग्जांपल, 1 रुपए में कितना हॉट डॉग दोगे? सूंघ ले, 1 रुपया दे और चला जा. चलो हो गया 1 रुपया, जाओ, लीव, शू. So what we are talking about is, let's talk about direct quote and indirect quote from your pocketbook. Here we go. Okay guys, so a direct quote expresses the home currency. Conversion of direct quote बाद में देखते हैं into indirect quote and vice versa, वो बाद में देखते हैं. Direct quote क्या चीज होती है? A direct quote, let me change the pen. Here we go. A direct quote expresses the home currency in terms of foreign currency. कैसे? Shows domestic currency कितनी needed है to buy one unit of foreign currency, and जैसा भी सेल भी करना है अगर आपने फॉरेन करेंसी या बाय करना है तो भी. और इनडायरेक्ट कोट क्या है? हाउ मच फॉरेन करेंसी इज नीडेड टू बाय वन यूनिट ऑफ होम करेंसी. वंस अगेन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैं कहता हूं $1 इज इक्वल टू रुपीज 80, दिस इज डायरेक्ट कोट इन इंडिया. क्योंकि इंडियन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कमोडिटी ले रहे हैं. $1 कैसे दिया? ठीक है जी. ऑन द अदर हैंड, इफ आई से ₹1 इज इक्वल टू $0.0125, दिस इज एन इनडायरेक्ट कोट. ठीक है जी. दिस इज एन इनडायरेक्ट quote. Once again, in case of a direct quote, the bank gives lesser amount of home currency while buying one unit. जैसे मैंने अभी आपको बोला था ना, $1 is equal to rupees 86.00 and 86.20 या 50, whatever as the case may be. So बैंक अगर बाय करेगा तो कम रुपए देगा and charges more currency, 86.20 या 50 या ज्यादा चार्ज करेगा when it sells one unit of foreign currency. Then in case of indirect quote, बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा, टेक एन एग्जांपल, ₹1 है, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी लेना है. बैंक अगर 1 रुपया बाय करता है तो वो कहता है मैं आपको $0.0120 फ्यूअर करेंसी दूंगा व्हेन आई एम बाइंग रुपी. बट इफ आई एम सेलिंग तो आई विल चार्ज मोर यूनिट्स ऑफ foreign currency. I will say you give me 0.0125, then I will give you 1 unit of home currency. Once again, if I'm buying ₹1, I will pay you lesser dollars. If I'm selling ₹1, then I will charge you more
dollars foreign currency as the case may be. Let's read this thing from PPT as well, then we'll come back to the pocketbook again. Here we go. Okay guys, so direct quote में देखो, let's take an example, रुपए दिए $1 लिया, ठीक है ना जी. डायरेक्ट कोट में क्या है, रुपए देके $1 ले रहे हैं. सिमिलरली पाउंड, 100 रुपए देके £1 ले लिया, and so on and so forth. So it is a quote given or expressed in a manner that one unit of foreign currency, जैसे for example 1 UK pound 100 रुपए, how many home currency, domestic या local currencies, या 1 US dollar is equal to how many rupees. तो we are taking this as a commodity कि भैया $1 कैसे दिया, £1 कैसे दिया, and so on. Indirect quote में it will be the other way round. हम क्या कहेंगे, हमने लो जी चिल्लड़ आ गया हमारे पास, हमने ₹1 दिया होम करेंसी, और ये हमारे पास चिल्लड़ या चिंदी जो है सेंट्स आ गए हमारे पास डॉलर्स के, whatever as the case may be. So it is a quote expressed in a manner that one unit of होम करेंसी या डोमेस्टिक या लोकल करेंसी, ₹1 के बदले हमें कितनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी मिल रही है. जैसे ₹1 के बदले हमें $0.0125 मिल रहा है, या ₹1 के बदले हमें जो है यूके पाउंड 0.0100 मिल रहा है, एज द केस में भी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट. नेक्स्ट, वंस अगेन लेट मी जस्ट कंक्लूड. देखो, जब आपको एक्सचेंज रेट कोटेशन दी हुई होंगी, अगर आपको डायरेक्ट कोट दी हुई हो या इनडायरेक्ट कोट दी हो, दो तरीके के हो सकता है. अगर डायरेक्ट कोट होगा ना, तो आप क्या कहोगे, फॉरेन करेंसी इज अ कमोडिटी की तरह, या एक यूनिट उसकी है. तो वेरिएबल कौन सी चीज है, होम करेंसी. $1 कैसे दिया, ₹80. $1 कैसे दिया, ₹82. $1 कैसे दिया. तो व्हाट इज वेरिंग, वेरिएबल यूनिट इज होम करेंसी. ठीक है जी. डॉलर तो 1 है, रुपए कितने हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इनडायरेक्ट कोट की बात करता हूं, तो यहां वेरिएबल यूनिट क्या चीज होगी हमारी, फॉरेन करेंसी. भैया ₹1 में कितना डॉलर, 0.0120, 0.0125 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दिस इज द सिनेरियो. नेक्स्ट, वंस अगेन आई टोल्ड यू जस्ट अ व्हाइल अगो, अभी मैंने आपको यही बात बोली थी. डायरेक्ट कोटेशन में क्या है, जब भी बैंक अगर डायरेक्ट कोट देता है, देखो वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्रीज में, एक्सेप्ट वेरी फ्यू केसेस, एक्सेप्ट इन अगर मैं कहता हूं यूके में वो लोग जो है अपनी इनडायरेक्ट कोट कहते हैं, वो कहते हैं £1 इज इक्वल टू कितना. बाकी हमारी कंट्री में अगर आप कभी भी जाओगे तो हाँ जी, ये वाली करेंसी कितने रुपए, ये वाली करेंसी डॉलर कितने रुपए, पाउंड कितने रुपए, यूरो कितने रुपए, कुवैती दिनार कितने रुपए, बहरीन दिनार कितने रुपए, या जो है एज द केस में भी हमारे हांगकांग डॉलर कितने रुपए, या चाइनीज यूएन कितने रुपए, मलेशियन रिंगिट कितने रुपए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. थाई बाट कितने रुपए. नेक्स्ट, तो इस केस में क्या है, अगर बैंक कभी भी आपको टू वे कोट्स देता ना, एक बाय रेट और एक सेल रेट, बिड रेट एंड आस्क रेट, तो बैंक हमेशा, टेक एन एग्जांपल, डायरेक्ट कोटेशन में अगर बैंक ने ये कोटेशन दिया $1 इज इक्वल टू ₹86 एंड देन 86.50, तो बैंक क्या करेगा, माइंड यू, बैंक हमेशा कम रुपए देगा $1 के बदले. इट विल बाय लो एंड इट विल सेल हाई, या आप इसे कह सकते हैं बाय चीप एंड सेल डियर. वेरी इंपॉर्टेंट है, इट विल पे लेसर, इट विल पे ₹86 फॉर $1. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर फॉर फिक्स यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे अगर कोई एक्सपोर्टर आया, एक्सपोर्टर डॉलर लाया है, उससे $1 रखवा के ₹86 दे दिया. यही कोई इंपोर्टर आता है, तो इंपोर्टर से ज्यादा रुपए रखवाएंगे, 86.5 रखवाएंगे, उसे कहेंगे इट विल चार्ज या इट विल रिसीव मोर यूनिट्स अगेंस्ट अगेन दिस $1, कि भैया हम तुम्हें ये 86.5 चार्ज करेंगे, एंड दैट इज वेरी सिंपल फंडामेंटल. ये डायरेक्ट कोटेशन में हो गया. यही इनडायरेक्ट कोटेशन की अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट कोटेशन में भी यही सिंपल है, सिंपल फंडामेंटल है. बैंक ने क्या करना है, टेक एन एग्जांपल, आपको अगर ₹1 इज इक्वल टू $0.0120 और 0.0125 अगर मैं कह रहा हूं, तो बैंक अगर रखवाएगा तो बैंक आपसे ज्यादा डॉलर रखवाएगा. बैंक जो है वो ज्यादा
फॉरेन करेंसी रखवाएगा, वो कहेगा भैया मुझे ज्यादा फॉरेन करेंसी रख के दे, मुझे 0.0125 दे, और फिर जो है इट विल अक्वायर व्हाट, इट विल अक्वायर मोर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ये रखवाएगा, और फिर उसके अगेंस्ट 1 रुपया देगा, ले भाई मेरे से 1 रुपया ले जा। ऑन दी अदर हैंड ये अगेन ये किसी एक्सपोर्टर से आया, एक्सपोर्टर से ज्यादा डॉलर रखवाए, और इंपोर्टर आया, तो इंपोर्टर्स को जो है 1 रुपया के अगेंस्ट कम $0.0120 इतने आपने जो है फॉरेन करेंसी देनी है। बैंक हमेशा बिजनेस कर रहा है, बैंक अपने पास हमेशा कुछ करेंसी रखेगा, सिंपल सी बात है, वो अपने पास फायदा रखेगा, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, सिंपल फंडामेंटल है। बैंक इज डूइंग बिजनेस। अगर एक्सपोर्टर आएगा, एक्सपोर्टर से कहेगा 0.0125 दे, 1 रुपया ले जा, इंपोर्टर आएगा 1 रुपया दे, 0.120 ले जा, और उसने 0.005 अपने पास डॉलर जो है अपना प्रॉफिट रख लिया है, इस केस में बैंक ने। So what we are talking about is banks are always giving two-way quotations. Very important for you to understand. 2-way quotations देते हैं, ठीक है जी। एक होता है बिड रेट, एक होता है आस्क रेट। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दे दिया 80 और 81। बैंक के पास अगर कोई एक्सपोर्टर आता है, बैंक के पास अगर कोई एक्सपोर्टर आता है, तो एक्सपोर्टर से ध्यान से सुनना, ये जरा नोटिस करना, ये इसने $1 दिया, ठीक है, और उसने इंपोर्टर को $1 देके उससे लेट्स से 51 रुपीज चार्ज कर दिया, और इसको जो भी है 61 रुपीज चार्ज कर लिया, और उसको 60 रुपीज पकड़ा दिए, वट एवर एज द केस में भी, या 81 रुपीज चार्ज कर लिए, वट एवर दिस इज 80 रुपीज चार्ज कर लिए यहाँ पर, और यहाँ पर इससे जो है 80 रुपीज पकड़ाए, ले भाई तू 80 रुपए लेके जा, लेकिन तू मुझे 81 रुपीज दे। यहां से $1 आया, $1 यहां गया, ये $1 यहां चला गया, ऐसे करके बैंक इज डूइंग बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। Banks always buy cheap and sell dear. Anyhow, now let's move back to your pocketbook, और एक बार जरा ये समझ लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट कोड दिया हुआ है तो उससे इनडायरेक्ट कोड कैसे निकालना है, और इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है तो उससे डायरेक्ट कोड कैसे निकालना है। लेट्स कम बैक, बेसिक मैथमेटिक्स है, लेट्स कम बैक टू योर पॉकेटबुक। ओके गाइस, सो वन बाय वन, सबसे पहले अगर मैं आपको बोल रहा हूं लेट्स टेक एन एग्जांपल, द कोटेशन इज $1 इज इक्वल टू ₹80, तो डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है जी। रुपीस इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन रुपीस के कंटेक्स्ट में, या इंडिया के कंटेक्स्ट में, ये डायरेक्ट कोड इन इंडिया है। अब इसी से अगर मुझे ₹1 इज इक्वल टू $1 निकालना है, तो आप क्या करो, 1/80 कर दो ना। कैसे करोगे, 1/80, दैट इज से $0.0125। तो आप ऐसे कह सकते हो दैट इनडायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट कोट, एंड वाइस वर्सा, डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 इनडायरेक्ट कोट। बेसिक फंडामेंटल। अब देखो वंस अगेन, जो मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। टोटल जो मैंने आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम्स दिए हैं उसमें सिर्फ ये एग्जांपल और इससे प्रीवियस एग्जांपल जो अभी कराया था, दे आर द थिंग्स दैट विल नॉट कम इन द एग्जाम। इसके अलावा जो है आगे जितने भी क्वेश्चंस हमने करने हैं सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कन्वर्जन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, बड़ा ही बेसिक सा मैथमेटिकल एग्जांपल। जैसे मैंने कहा भाई $1 इज इक्वल टू ₹80, ये डायरेक्ट कोट इन इंडिया है। अब अगर मुझे इनडायरेक्ट कोट निकालना है रुपीस के पर्सपेक्टिव से, तो 1/80 कर दूंगा, तो ये मेरा डॉलर आ जाएगा, $0.0125। खत्म हो गई बात। इसी चीज को एग्जाम्पल में कर रहे हैं, हियर वी गो। ओके गाइस, सो कंप्यूट इनडायरेक्ट कोट ऑफ द फॉलोइंग। अब हम इंडियन रुपीस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो ₹1 इज इक्वल टू $, हाउ मच भाई, 1/61.4 कर दो। ₹1 इज इक्वल टू UK पाउंड, हाउ मच, 1/92.05 कर दो।
₹1 is equal to Canadian dollar how much? 1 divided by 49.4 कर दो. ₹1 is equal to CHF how much? CHF. 1 divided by 69.6 कर दो. ₹1 is equal to euro how much? 1 divided by 68.8 कर दो. ₹1 is equal to Australian dollar how much? 1 divided by 48.6 कर दो. Malaysian ringgit MYR जितना भी आएगा ₹1 is equal to how many Kuwaiti dinar 1 divided by 208.55. So this is what we are going to do. 1 divided by 61.4 is equal to 0.0163 पे राउंड ऑफ कर देते हैं. Then comes the next one. 1 divided by 92.05 is equal to 0.0109 कर देते हैं. ठीक है ना, यही है. नेक्स्ट ये आ गया. थर्ड नंबर. थर्ड नंबर is this 1 divided by 49.4 0.0202 here. Then comes 69.6 1 divided by 69.6 0.0144. This is the one. Then comes 1 divided by 68.8 145. €145. Then Australian dollar का 1 divided by 48.6 206 कर देते हैं. 0.0206. Here you see 206. Okay, then Malaysian ringgit. अच्छा ये कुवैती दिनार. Okay, पहले 1 divided by 17.05 तो रिंगिट आ गया 0.0587. Here you go. And last Kuwaiti dinar is 1 divided by 208.55 is equal to 0.0048. ये रहा. And that finishes off this question. इसको मैं दूसरी बार नहीं कर रहा. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता. दिस इज सफिशिएंट. अब बढ़ते हैं आगे. Okay guys, the next concept is bid ask spread. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक जो है दो कोटेशंस देते हैं. एक बैंक का बिड रेट या बाय रेट, एक आस्क रेट. तो लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस. सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं आपका पीपीटी. ओके गाइस, तो देखा आपने कि यहां पर बैंक जो है एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर से डील कर रही है. एक एक्सपोर्टर है जो कि यहां पर एक्सपोर्टर जो है ये $1 देता है बैंक को, और बैंक जो है इसको लेट्स से 80 रुपीज देती है. एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंपोर्टर को $1 देती है अगेंस्ट 81 रुपीज एंड सो ऑन. नेक्स्ट, तो बैंक जो है दे कोट डिफरेंट प्राइसेस फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग. जो उसका बाइंग रेट है उसको बिड रेट कहा जाता है, और जो सेलिंग रेट है उसको आस्क रेट कहा जाता है. और अल्टीमेटली क्या है, बैंक्स हमेशा सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे. बैंक्स आर देयर टू डू बिजनेस. एनी पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, जैसे एक सिंपल सी बात, आप कैलकुलेटर खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इसमें आप इसको 350 का खरीद करके 400 का बेच सकते हो. जितने का खरीदोगे उससे ज्यादा का बेचोगे. यही आपकी इंटेंशन होगी, यही आपकी जो है कोशिश होगी. और बैंक जो है उस हिसाब से हमेशा बाय चीप और सेल डियर करते हैं. सिंपल सी बात. तो उस हिसाब से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड. ये बिड आस्क स्प्रेड क्या चीज है? ये गेन है बेसिकली. अब आप देखो, आप लोगों ने बचपन में एक रेशो पढ़ी हुई है, जीपी रेशो. जीपी रेशो कैसे निकलती है? जीपी रेशो निकलती है इज इक्वल टू जीपी अपॉन
सेल्स इंटू 100। जीपी कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सीओजीएस अपॉन सेल्स कर दो वही चीज, राइट। तो अब इस हिसाब से ही अगर हमने चलना है गाइस, तो बैंक्स का जो ये फॉरेन करेंसी का जीपी रेशियो है वो कैसे निकाल सकते हो? वंस अगेन देखो, बैंक का जो सेल प्राइस है उसको हम लोग कहते हैं आस्क रेट, और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो भी वो जो जिस रेट पे वो खरीद रहे हैं, करेंसी बाय कर रहे हैं, बिड कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं बिड रेट। तो आस्क रेट माइनस बिड रेट इज नथिंग बट जीपी, जो ये इसमें हो रहा है, डिवाइड बाय ऑब्वियसली अगेन सेल रेट या आस्क रेट, और इनटू 100 कर दोगे तो ये आपको पता ही है, जीपी हम लोग परसेंटेज में रेशियो निकालना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से आपने क्या कहना है, द गेन टू द बैंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिड रेट एंड आस्क रेट इज टर्म्ड एज बिड आस्क स्प्रेड। परसेंटेज टर्म्स में कैसे निकाला जा सकता है? आस्क रेट माइनस बिड रेट अपॉन आस्क रेट इनटू 100। इस तरीके से आप बिड आस्क स्प्रेड जो है कैलकुलेट कर सकते हो। यही चीज अभी मैं आप लोगों को आपकी पॉकेट बुक से दिखा रहा हूं। हियर वी गो। ओके गाइस, तो अगेन देखें, स्प्रेड की परसेंटेज अगर आपने निकालनी है तो आस्क रेट माइनस बिड रेट अपॉन आस्क रेट इनटू 100 करके आपका बिड आस्क स्प्रेड का रेट या परसेंटेज निकल आएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल, मैं इंतजार कर रहा हूं। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट स्टार्ट द डिस्कशन। हियर वी गो। कंप्यूट बिड आस्क स्प्रेड निकालने को बोल रहा है। $1 इज इक्वल टू रुपीज 61.2 एंड 61.5। तो ये बिड रेट है, ये आस्क रेट है। ऑब्वियसली 61.5 माइनस 61.2 इज 0.3 अपॉन सेल प्राइस 61.5 इंटू 100 कर दोगे, और दूसरे वाले का ये बिड, ये आस्क, तो 92.2 माइनस 91.8 इज 0.4 डिवाइड बाय 92.2 इंटू 100 कर दोगे। तो गाइस दिस इज 0.3 डिवाइड बाय 61.5, परसेंटेज में आ जाएगा इंटू 100 करके इज इक्वल टू 0.488 कर दो, 0.488% है ना जी। और तीसरा वाला, दूसरा वाला भी ले सकते हैं, 0.4 डिवाइड बाय 92.2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली इंटू 100, 434 कर देते हैं, 0.434%, 434 यही है। 4338 को 434 कह सकते हैं एज द केस में भी। आइए लिख के करेंगे इसको। लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट इन राइटिंग। हियर वी गो। सो गाइस, फर्स्ट थिंग you will write bid ask spread is equal to ask rate minus bid rate upon ask rate into 100. Of course, first we'll calculate bid ask spread. In dollars. So dollar के रिगार्ड में ₹61.5 is ask rate, 61.2 is bid rate, divide by ask rate is 61.5 into 100 किया, so the answer was 0.488. Next, bid ask spread. In pound is equal to rupees 92.2
minus rupees 91.8 divide by rupees 92.2 into 100, and this answer was 0.434%. So that finishes off this question. अब बढ़ते हैं आगे. Next concept. हटा रहा हूं. Okay guys, the next concept, spot exchange rate. Guys, what is spot exchange rate? स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है, आप किसी बैंक के पास जाते हो या कोई भी पर्सन, कोई इंपोर्टर, कोई एक्सपोर्टर, कोई कंपनी, एनी पर्सन बैंक से बात करते हैं फॉर इमीडिएट डिलीवरी. बट इमीडिएट डिलीवरी डज नॉट मीन कि, टेक एन एग्जांपल, आप एक इंपोर्टर जाता है, जाके बोलता है जी मेरे को $10 लाख चाहिए, अभी दे दो. $10 लाख बैंक लेके नहीं बैठा हुआ भाई. बैंक नीड सम टाइम टू सेटल द ट्रांजैक्शन. तो हमारे इंडिया में एक बॉडी है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो फेडाई रूल्स के हिसाब से आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया है. तो फेडाई रूल्स के हिसाब से, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से 2 वर्किंग डेज या 48 आवर्स दिए जाते हैं टू सेटल द ट्रांजैक्शन. अभी आज रेट डिसाइड किया, अगर छोटा अमाउंट है तो हाथों हाथ ही हो जाएगा. कहने का मतलब स्पॉट एक्सचेंज रेट का क्या फंडामेंटल है, देखो अभी के अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अभी के अभी उसको सेटल करने की कोशिश करेंगे. लेट मी वंस अगेन टेक यू बैक. गाइस, स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है? अभी ट्रांजैक्शन का रेट डिसाइड कर रहे हैं, बिड आस्क जो मर्जी है. द स्पॉट रेट्स आर द रेट्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 करेंसीज इमीडिएट डिलीवरी के लिए. इमीडिएट डिलीवरी डज नॉट मीन कि अभी के अभी एकदम से, देखो छोटा अमाउंट है तो इमीडिएटली भी हो जाएगा, बट इमीडिएट डिलीवरी डज नॉट मीन इमीडिएट डिलीवरी. फेडरल रूल्स के हिसाब से 48 आवर्स या 2 वर्किंग डेज आर अलाउड टू सेटल द ट्रांजैक्शन. क्योंकि भाई ये जो इंपोर्टर है वो भी इतना सारा कैश या जैसा भी है एकदम से फंड ट्रांसफर कर नहीं पाएगा. he may also need some hours, right? So 2 working days are allowed to settle the transaction. जैसे 15 सितंबर को इसने स्पॉट एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन किया, इसने कहा इसको मैक्सिमम 48 आवर्स में इसको सेटल करना है ट्रांजैक्शन को. Then comes forward rate. What is forward exchange rate या forward rate? देखो स्पॉट रेट क्या हो गया, अभी इमीडिएट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इमीडिएट डिलीवरी के लिए. और फॉरवर्ड रेट में क्या, एक अग्रीमेंट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, बैंकर साइन कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर 15 को कि दिसंबर 15 की का रेट जो है अभी डिसाइड कर लेते हैं. मैक्सिमम 12 महीने तक के जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड हैं एज पर फेडाई. अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं तो 12 महीने तक के मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड हैं कि भाई बैंक जो है कोट कर सकते हैं अप टू 12 मंथ्स के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो फॉरवर्ड रेट्स आर द रेट्स ऑफ एक्सचेंज दैट बिटवीन 2 करेंसीज. किस चीज के लिए? फ्यूचर डिलीवरी के लिए. फ्यूचर डिलीवरी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, एनी पर्सन, एनी पार्टी, ठीक है, लोन्स, होम इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, व्हाटएवर एज द केस में, फ्यूचर डिलीवरी के लिए. बट उसका जो है रेट अभी डिसाइड हो जाएगा, बट जो है सेटलमेंट जो होगी, जो पेमेंट होना, लेना देना होगा, फॉरेन करेंसी और होम करेंसी का लेन देन जो होगा वो होगा आफ्टर ऑन द मैच्योरिटी एज द केस में. और मैक्सिमम 12 महीने तक का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फेडाई रूल्स अलाउ करते हैं. तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, गाइस, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन एंड अंडरस्टैंड. जैसे फॉर एग्जांपल, डिलीवर गुड्स वर्थ $1 लाख इन 3 मंथ्स. ओके, चलो $165 का है. अब इन्होंने 65, तो इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया 65 लाख रुपीस आएगा मेरे को, वाह वाह, फायदा हो गया, फायदा हो जाएगा. बट जिस दिन अल्टीमेट ट्रांजैक्शन होता है 3 महीने बाद, अरे यार ये तो ₹62 का, उस दिन एक्सचेंज रेट 62 था स्पॉट रेट. क्योंकि भाई हेलो, आप एक्सचेंज रेट को कंट्रोल थोड़ा ना करते हो. तो ये जिस दिन ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा था कि चलो ओके विल एक्सपोर्ट यू आफ्टर 3 मंथ्स, आप 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, इसने तो कैलकुलेशन करी कि भाई $1 लाख मेरे को मिलेंगे, आज 65 का मिल रहा है तो 65 लाख रुपीस मिल जाएगा. तो इन दिस केस आई विल गेट अगेन, मेरे को 65 लाख रुपीस मिलेगा जो भी इसकी कॉस्ट होगी. अब लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसको जिस दिन ट्रांजैक्शन सेटल हुआ उस दिन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ₹62 का रेट था, तो इसको तो नुकसान हो गया. 62 लाख रुपीस आया तो उसने कहा 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया. तो उस हिसाब से व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिसीजन टू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर. इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए डिसीजन टू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, कैसे करेंगे भाई. इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अगर लगता है, अब जैसे यहाँ जिस दिन वो ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है उस दिन वो एस्टिमेट करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि भाई ओके आज से 3 महीने बाद का क्या रेट होगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, और उस एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट को फॉरवर्ड रेट से कंपेयर करेगा. अगर उसे लग रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने में उसको फायदा है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अगर लगता है नहीं वेट करने में फायदा है तो अनहेज्ड या ओपन रखेगा अपना
जो एक्सपोजर है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, कि भैया चलो ये जो ट्रांजैक्शन है सेटलमेंट उस दिन स्पॉट रेट पे ही करेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, एन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर में एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑर्डर टू हेज देमसेल्व्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। दे विल एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इफ दे एक्सपेक्ट एडवर्स मूवमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज। अगर उन्हें लगता है कि यार नुकसान होगा, वंस अगेन इंपोर्टर एक्सपोर्टर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं in order to hedge themselves from the risk of foreign exchange fluctuations. So guys, what we are talking about is, let's talk about first importer का केस लेते हैं। importer, let's talk about importer। अब से फॉर एग्जांपल एक इंपोर्टर है, उसको $1 इज इक्वल टू रुपीज का 3 महीने बाद उसको जो है इंपोर्टर ने पेमेंट करनी है फॉरेन पार्टी को। 3 महीने बाद डॉलर पे करना है, $1 लाख पे करना है, $1 लाख पे करना है। अब ये बैंक के पास जाते हैं, बैंक इनको कोट करता है कि भाई अगर आप आज 3 महीने बाद का रेट लेते हो तो लेट्स से फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू रुपीज 86.5 86.8 एंड ये एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ये एक्सपेक्ट करता है $1 इज इक्वल टू, अब कितना एक्सपेक्ट करता है, लेट्स से एन एग्जांपल, ये एक्सपेक्ट करता है रुपीज 84। तो यार ये कहेगा मैं तो मार्केट से खरीद लूंगा ना 84 लाख रुपीस, तुम्हें क्यों दूं 86,80,000। और यही अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि $1 इज इक्वल टू रुपीज 88, तो यार हेलो 88 लाख रुपीस थोड़ा दूंगा, बैंक को 86,80,000 दे देंगे। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, इफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दैट इज टू से रुपीज 88 पर डॉलर is more than the forward rate, rupees 86.8 per $1। तो आप कहोगे एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यार करो भाई, ये बेटर है, हमें नहीं देना ज्यादा। बट यही अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो हमारा है इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट मी जस्ट, दिस इज रुपीज 84 पर $1, this is less than rupees 86.8 per $1। तो यार हेलो, I would wait, I'll not pay 86,80,000, I will keep it unhedged, do not enter into forward contract। ठीक है guys, this is very very important to understand। ठीक है जी, let us see this with the help of an example। आप लोग पढ़ रहे हैं, अगला सवाल मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइस, अब तक पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, हियर वी गो। एन इंपोर्टर, तो ये एक इंपोर्टर का केस है, इंपोर्ट्स गुड्स वर्थ $1 1 लाख, इन्होंने $1 लाख पे करने हैं यूएसए में, और अभी स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू 61.2 61.6। हमारे लिए रेलिवेंट वैसे ही होता है, लेकिन स्टिल स्पॉट पे तो ट्रांजैक्शन होना ही नहीं है सेटल, क्यों, क्योंकि उसको पेमेंट कब करनी है, 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट इन्होंने क्या कोट किया है, $1 इज इक्वल टू रुपीज 62.9। ये रेलिवेंट है क्योंकि इंपोर्टर बैंक से खरीदेगा तो बैंक विल सेल एट 62.9, ये रेट है। अच्छा, वो एक्सपेक्ट करता है कि 3 मंथ्स टाइम पे स्पॉट रेट एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स इज मोस्ट लाइकली टू बी रुपीज 63। हेलो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो ना, ये बेटर है, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेट मी जस्ट शो इट टू यू फ्रॉम योर पॉकेट बुक, लेट मी जस्ट शो इट टू यू फ्रॉम योर पॉकेट बुक। अगर मैं कहता हूं एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना, रुपीज 63 है, राइट, यही है, दिस इज द केस, रुपीज 63, ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है 63। दिस इज मोर देन व्हाट, देन योर फॉरवर्ड रेट 62.9। डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, $1 इज इक्वल टू रुपीज
ऐसे करके दिया हुआ है, 62.9 ले लो, 63 ले लो। तो अभी इस हिसाब से गाइस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो ना, ये बेटर है, जो सस्ता है वो हम लोगों ने करना है। तो आपने कहना है एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यस, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यस, बेनिफिट 10 पैसे पर डॉलर। सिंपल सी बात है, हमारी जेब में पैसे नहीं उछल रहे, हमने 10 पैसे एक्स्ट्रा नहीं पे करने। ऑन दी अदर हैंड सेकंड में उसने मेरे को प्रोबेबिलिटीज दे दी, अब इन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे तो आपके क्या हालात आते हैं, लेट अस सी, हियर वी गो। So guys, this is going to be something like this. Let's see. 62.4 multiplied by 0.2 is equal to memory. 62.6 multiplied by 0.3 is equal to memory. 62.8 multiplied by 0.2 is equal to memory. 63.2 multiplied by 0.2 is equal to memory. 63.3 multiplied by 0.1 is equal to memory. Memory recall करना है 62.79. Guys, रुपीज 62.79 का एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है, ये है रुपीज 62.79. दिस इज लेस देन रुपीज 62.9. तो भाई हमारी जेब में कोई पैसे नहीं उछल रहे, वील नॉट एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। तो आपने यही कहना है, डू नॉट एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे को स्पॉट रेट जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है, दिस इज इक्वल टू इतना, दिस इज लेस देन द हमारा फॉरवर्ड रेट 62.9, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आ जाओ थल्ले। मैं रिपीट करूंगा लेकिन इस बार लिखवाते हुए, आइए लिख के करेंगे ये सवाल। हियर वी गो। So guys, first of all, let's write 3 months forward ask rate of bank. $1 is equal to रुपीज 62.9. ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट, अब इसमें फर्स्ट पार्ट में उसने मुझे क्या दिया हुआ है, ए पार्ट में उसने मुझे दिया हुआ है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एट द एंड ऑफ 3 months। कितना है भाई, $1 इज इक्वल टू रुपीज 63, ये है। तो इस केस में आपकी एडवाइस क्या रहेगी, भैया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, ये बेटर है। तो आपने एडवाइस यही देनी है, एडवाइस द इंपोर्टर शुड enter into forward contract। खत्म, पहला पार्ट हो गया। लेट्स डील विद द बी पार्ट। अब बी पार्ट में एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। आओ लिखें, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट at the end of 3 months। $1 is equal to रुपीज, हमने निकालना है, मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से, रुपीज 62.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस रुपीज 62.6 multiplied by 0.3 plus rupees 62.8 multiplied by 0.2 plus rupees 63.2 multiplied by 0.2
प्लस ₹63.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, और ये हमने निकाल लिया था ₹62.79 आया था, राइट? नाउ वंस वी हैव गॉट दिस, नेक्स्ट व्हाट वी विल से इज, we'll give our advice, do not enter into forward contract. This is better. We are not ready to pay more. तो आपने एडवाइस क्या देनी है? The importer should not enter into फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं करना चाहिए इन्हें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करते तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि 62.79 के हिसाब से पे करना होगा रादर देन 62.9 के हिसाब से देने की जगह, तो दे विल सेव 11 पैसा पर डॉलर। ठीक है जी, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you're finding this chapter easy and interesting. It is very easy. It's very interesting. You'll love every bit of it. धीरे 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 हमारा लेवल जो है इंप्रूव होता जाएगा। अभी हमने ये फर्स्ट मेथड ऑफ हेजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने शुरू किया है, और भी बहुत सारे मेथड्स ऑफ हेजिंग करेंगे। धीरे 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 लेवल बढ़ेगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. Really hope you're enjoying it.